आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। सबसे पहले आज बात करते हैं लोकतंत्र है क्या भाई। देखिए सीधा सिंपल भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, आसान, बिल्कुल ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स बाय पॉइंट्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का आपको हर लाइन कंप्लीट करवा देंगे आपको। तो लोकतंत्र, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र है क्या। लोक के मतलब लोग है, तंत्र के मतलब शासन, लोगों का शासन। सीधा समझिए, लोकतंत्र के मतलब लोगों का शासन। और सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था जो है आज की दुनिया में, आज की दुनिया में सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था कौन है भाई? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र आज पूरे दुनिया भर में ज्यादातर देशों में लोकतंत्र ही है। कुछ देशों में राजतंत्र, तानाशाह, सैनिक शासन ये सब भी है। तो समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय पद्धति है, शासन है, शासन पद्धति है। और लोगों के लिए, लोगों को और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली जो शासन व्यवस्था होती है, यानी कि लोगों, हमारे लिए, लोग के लिए, लोग के द्वारा लोगों को जो सिस्टम पूरा चला रहा है, वही शासन पद्धति जो है वो होता है लोकतंत्र। ऐसा हमारे माननीय इब्राहिम लिंकन जी बोले हुए थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इब्राहिम लिंकन, आपको ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इब्राहिम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा दें। तो याद रखना है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के मतलब देखिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, इसका अंग्रेजी में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी शब्द जो है जो यूनान से आया हुआ है, यूनान से। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया मतलब लोगों का शासन, सीधा लोगों का शासन। डेमोस के मतलब लोग, क्रेसिया के मतलब शासन, और डेमोक्रेसिया मतलब लोगों का शासन। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी तक लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासक का जो चुनाव है वो कौन करेगा? जनता। शासक का चुनाव जनता करेगी, ताकि जनता जिसको अच्छा लगेगा जनता को वोट देगी। वोट देने के बाद वो बनेगा शासक बन जाएगा, शासन करेगा पुनः जनता के द्वारा। इसीलिए जनता का ही चुना हुआ है। और अगर बात करें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत के अंदर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसके अंदर है? भारत के अंदर। कि भारत के अंदर हम लोग चुनते हैं और चुन के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, सब सरकार बनाते हैं, वही शासन करते हैं। तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जो लोकतंत्र नहीं है, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो इसमें आपको याद रखना है भाई, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ देखने को मिलता है? म्यांमार में। तो म्यांमार में कैसी शासन व्यवस्था है? गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, मतलब सैनिक तानाशाह है। सैनिक प्रधानमंत्री बन जाएगा, यही पूरा देश को कंट्रोल करेगा, सैन्य व्यवस्था, जो सैनिक शासन है। पिनोसे एगो देश है चिल्ली में, यहाँ पर तानाशाह शासक है। तानाशाह के मतलब जे कहेगा वही, राजशाही की तरह होता है, लेकिन तानाशाह अलग थोड़ा सा हो जाता है। सैनिक शासक, तो सैनिक शासक है, वही जब ज्यादा अत्याचार करने लगता है तानाशाह। तानाशाह के मतलब जो कह दिया सो कह दिया। सऊदी अरब में राजशाही शासन व्यवस्था है। सऊदी अरब, भारत के बहुत सारे लोग सऊदी अरब काम करने जाते हैं। तो सऊदी अरब के अंदर कैसी शासन व्यवस्था है भाई? राजशाही शासन व्यवस्था है। राजा वाला, राजा रजवाड़ा वाला जो शासन व्यवस्था होता है ना, एक राजा रहेगा, उसके सामने बहुत सारे मंत्री सब बैठे हुए रहेंगे, राजा मेन आदेश राजा देगा। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में मेन आदेश बहुत सारे जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि देंगे। सैनिक तानाशाह, सैनिक शासक में सैनिक सब डिसीजन ले लेगा। तानाशाह शासक में हेड जो तानाशाह होगा वही शासन डिसीजन लेगा। राजशाही शासन व्यवस्था में राजा डिसीजन लेगा, सारा का सारा डिसीजन कौन लेगा? राजा लेगा। तो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तीन तरह के आपको, सैनिक शासन व्यवस्था, तानाशाह शासन व्यवस्था और राजशाही शासन व्यवस्था। इसके बाद करें कि लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। अलग अलग लोग की अलग अलग बात बोले हैं भाई, कि लोकतंत्र ये है तो लोकतंत्र वो है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के बात बोले हैं कि लोकतंत्र क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहला जो बात है, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। करे कि लोकतंत्र जो है वो हर व्यक्ति को अपना शोषक आप ही बन जाने को क्या करता है भाई? आप ही बन जाने का अधिकार देता है। माने आपके पास अधिकार है कि अपना शोषण करने वाला आप खुद चुने, यानी कि आपको चुनने का अधिकार है। अगर आप कैसा प्रतिनिधि चुनते हैं, अच्छा चुनिएगा तो अच्छा आपका काम होगा।
अगर आप गलत प्रतिनिधि चुनेंगे तो आपको शोषक करेगा। इसके बाद अपने तानाशाह का चुनाव करना उनके मुंह से अपनी इच्छा की बात सुनने के बाद। कह रहा है कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जितना भी चुनाव चुनते हो तो तानाशाह है, मतलब अपने मन के करता है, लेकिन हम लोग उसको चुनाव कब करेंगे, जब उसके मुंह से अच्छा अच्छा बात सुन लेंगे तब, कि हाँ आपका क्षेत्र का विकास करेंगे, आपको इतना सब दे देंगे, आपको ये योजना दे देंगे, वो योजना दे देंगे, अलग अलग प्रकार के योजनाएं दे देंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 रुपए किलो चावल दे देंगे आपको, राशन कार्ड से ना आपका राशन कार्ड में नाम जुड़वा देंगे, अलग अलग तरह के बात आपको बताएगा। तो उसका बात सुन कर आप सोचेगा कि हाँ भाई बढ़िया है, इसको वोट दे देते हैं, तो आप उसको वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा, जीतेगा तो आप वही कह रहे हैं कि अपने तानाशाहों का चुनाव करते हैं, लेकिन उनके मुंह से अपने इच्छा के अनुसार बात सुनने के बाद। तीसरा बात है कि व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। आपके अंदर कितनी सारी न्यायप्रियता है, आपके मन के अंदर, आपके अंदर क्या विचार सोचते हैं दूसरों के बारे में। तो आपके अंदर अगर न्यायप्रियता रहेगा ना, आप ही का दिमाग भरना चाहिए कि नहीं वो आदमी के कैसे हो गया, वो आदमी के क्या दिक्कत है, वो आदमी काहे इतना आगे बढ़ गया, वो ऐसे आगे कैसे बढ़ सकता है, उसको कैसे याद हो सकता है, हमको क्यों नहीं याद हो सकता है। तो ये लोकप्रियता नहीं है। आपके अंदर अगर न्यायप्रियता लोकप्रियता रहेगी तो लोकतंत्र संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है भाई। अगर आपको आपके अंदर न्यायप्रियता है तो लोकतंत्र हाँ ठीक है, लेकिन अगर अन्याय के प्रति लड़ने के लिए आपके पास पावर्स है, आपको इच्छा है, आपको न्याय के प्रति, अन्याय कहीं गलत हो रहा है तो आप वहां आवाज उठा दिए कि नहीं वहां पे गलत हुआ है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे करना चाहिए, तो इस तरह से लोकतंत्र ज्यादा विकसित हो सकता है, ज्यादा अच्छे ढंग से हम लोग लोकतंत्र को जान सकते हैं, लोकतंत्र हमारे क्षेत्र में लागू किया जा सकता है ज्यादा स्तर पर। इसके बाद लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। तो लोकतंत्र भाई वही करा है कि जैसा सरकार के आप लायक हैं वैसे सरकार शासन करेगा। जैसे अभी हमारे माननीय जी शिबू सोरेन के का नाम है उसका तिरुवल्लंगा के, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी मैया सम्मान निधि योजना दिए और बोले कि आप लोग हमको जिताइए और कंटिन्यू करते रहेंगे। तो लोगों को क्या हुआ, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं, हमको लायक भाई उसी सरकार के लायक हैं, हमके पैसा मैया सम्मान निधि योजना देते रहे, सारा का सारा विकास धैल के धैल रह जाओ, तो आप वैसा उसी के लायक ही हैं, तो आपको वैसा ही सरकार मिलेगा। इसके बाद है लोकतंत्र की सारी बुराइयां और अधिक लोकतांत्रिक से ही दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र की जितनी सारी बुराइयां हैं कि नेता सब बहुत ज्यादा लूट लेता है, सब विकास नहीं करता है, रोड बनाएगा तो उसमें मोरम डालेगा, पीछे करवे नहीं करेगा, ऊपर छींट के इसी पास करवा देगा, वो कंटूल खनता है सब। मनरेगा के तहत जितना भी सारा काम करवाता है ग्रामीण एरिया में, सब के सब बेकार है। तो अगर इसकी बुराइयां हैं तो और अधिक अच्छे लोकतंत्र को और अच्छे अच्छे लोकतांत्रिक को अच्छे अच्छे नेता लोग को समाज में आना पड़ेगा, जिससे हम लोग इसको लोकतंत्र की बुराइयों को लोकतंत्र से ही दूर कर सकते हैं। तो ये सब लोगों का कथन है भाई, तो अलग अलग लोगों का कथन है। मिले आपका क्या बताए कि लोकतंत्र अपना शोषण आपको चुनना है तो आप चुन सकते हैं लोकतंत्र के जरिए। अगर आपके तानाशाह शासक है उसका मुंह से बढ़िया बढ़िया बात सुन रहे हैं तो उसी को वोट दीजिएगा। वो शासक कैसा है, शासक विकास करेगा कि विकास नहीं करेगा ये सब नहीं, उसके मुंह से अच्छा बात सुने, हाँ हमारे लिए बोला है, वोट दे दिए। इसके बाद यही सिस्टम है भाई। तो ये लोगों का कथन है। अब लोकतंत्र के बात करेंगे कि लोकतंत्र की क्या कुछ विशेषताएं भी हैं, कि क्या क्या विशेषता होगी कि हम वैसे सरकार को लोकतंत्र सरकार कहेंगे या लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहेंगे, कैसी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहला विशेषता होना चाहिए भाई कि कोई भी प्रमुख फैसला हो, मुख्य रूप से जो भी फैसले हो देश के अंदर, वो सारे के सारे जो चुने हुए नेता हैं सब जनप्रतिनिधि वो फैसला करें, वही फैसला करें। यानी कि हम जितने सारे नेता लोग को चुन चुन कर भेजे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, तो अलग अलग क्षेत्रों से निर्वाचित क्षेत्रों से अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों से संसद विधायक ये सब चुन चुन कर जाते हैं, तो वही लोग फैसला करें कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसा होना चाहिए। तो वही करें कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेता के हाथ में होना चाहिए। सबसे पहला बात लोकतंत्र की सबसे पहली विशेषता क्या हो गई भाई कि जो प्रमुख फैसला किसके पास होना चाहिए, निर्वाचित नेताओं के पास होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तब इसका उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं पाकिस्तानी जनरल, वो पाकिस्तान का जनरल था जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। ये पगलवा कहा गया तो पहले तो लोकतंत्र था, 1999 में ये प्रधानमंत्री को उठा के हटा दिया कुर्सी पर से 1999 में, और सैनिक शासन ला दिया, मतलब ये सैनिक तख्ता पलट कर दिया।
तो अब प्रमुख फैसला लेने का हाथ अगर निर्वाचित नेता के हाथ में होता सब फैसला लेने का, तो ये कुछ नहीं कर पाता। लेकिन पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सैनिक तख्ता पलट कर दिया। ये है पगल भैया, देखिए परवेज मुशर्रफ। और इसने क्या किया भाई, देश का मेन घोषित कर लिया अपने आप को कि हाँ हम ही है प्रधानमंत्री, आई एम प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये आपको वहीं का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया आपने आपको। और प्रधानमंत्री घोषित करके 2002 में जनमत संग्रह करवा दिया, सब जनता लोग को जुटवाया और कहा कि हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे ना। तो ये सब करते करते बिना मतलब के बात बोल रहा होगा, कुछ किया तो है नहीं, बिना मतलब के बात बोल दिया और अपना कार्यकाल 5 वर्ष करवा लिया कि हम 5 साल तक का रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। और 5 साल तक राष्ट्रपति रहा भाई। 2002 में करवेबे किया था, अगस्त 2002 में एक ऑर्डर ला दिया और इस ऑर्डर का नाम है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और 2010 में ही पगलवा ऑर्डर लाया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, पूरा का पूरा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया, ये पूरा का पूरा संविधान बदल दिया। और राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली भंग, जो राष्ट्रीय स्तर पर असेंबली बनती थी, मतलब भवन होता था, प्रांतीय स्तर पर कोई संगठन बनाकर, जैसे कि हमारे विधायक लोग सब एक जगह संसद राज्यसभा में कैसे जाते हैं और विधानसभा में, और क्या कहते हैं संसद लोग किस में, लोकसभा में जाकर बैठते हैं, बैठकर चर्चा करते हैं कि देश के कहाँ सा विकास करवाना है, कहाँ विकास नहीं करवाना है। उसी तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली था, सब के सब भंग कर दिया। अब भंग कर दिया कि कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वही तो परवेज मुशर्रफ हुआ था। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया है वो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को संगठन बनाया और पूरा का पूरा कहा कि तुम लोग पूरा देश पर निगरानी रखो। और उसमें ज्यादातर लोग, अधिकांश सदस्य फौजी को डाल दिया कि सब फौजी रहेगा, सब एक बार ऑर्डर हम मारेंगे सब काम कर देगा धाए धाए। तो ये बहुत बड़ा पागल था, ये पागल मत पागल कहिए। और इस राष्ट्रीय परिषद का निगरानी, जब राष्ट्रीय परिषद का ये बनाया राष्ट्रीय परिषद को, तो उसमें ज्यादा सदस्य सैनिक रखा हुआ था। और ये मंत्री परिषद के कामकाज, मंत्री परिषद का क्या क्या कामकाज है, कैसे कैसे उन लोग कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब निगरानी रखता था यही ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। और चुनाव भी करवाता था, सब राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबली का चुनाव इन्हीं लोग करवाता था, जैसे मन वैसे चुनाव करवा सकता है। लेकिन सबसे मेन हेड कौन था भाई, सर्वोच्च सत्ता सेना अधिकारी के पास था। और सेना अधिकारी का मेन तो वही था जनरल परवेज मुशर्रफ। तो समझिए अपने पास ले लिया पावर। लेकिन लोकतंत्र की विशेषता क्या कह रही है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेता के हाथ में होने चाहिए, वैसे नेता जिसको हम चुन के भेज रहे हैं। तो ये पगलवा चुना के थोड़ी गया था, ये तो मान लीजिए प्रधानमंत्री को हटाया, अपने राष्ट्रपति को हटाया, अपने राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि हम ही बोस हैं, संविधान सब बदल दिया पागल। इसके बाद बात करते हैं कि और भी और जगह भी ऐसी हुई है, केवल पाकिस्तान में नहीं है भाई, पाकिस्तान के अलावे भी और सब है। एगो राजशाही एवं तानाशाह शासन व्यवस्था में भी ऐसा ही होता है। यानी कि राजशाही और तानाशाही व्यवस्था में भी तो निर्वाचित जो फैसला लेने का अधिकार है एक के पास है, लेकिन कह रहा है कि हम जो नेता को चुनकर भेजे हैं उसके पास अगर फैसला लेने का अधिकार होगा तब हम समझेंगे कि लोकतंत्र है, तब पहली विशेषता कंप्लीट होगी लोकतंत्र की। कुछ देश की असली ताकत विदेशी शक्ति के हाथ में, कुछ देश विदेशी शक्ति के हाथ में है, जैसे हमारा बगल वाला पाकिस्तान सब विदेशी शक्तियों के हाथ में। अभी फिलहाल सीरिया में बात करते हैं, शासक बाथ पार्टी एवं सहयोगियों को ही राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। अगर सीरिया के अंदर बात जानेंगे तो सीरिया के अंदर कौन सी पार्टी, बाथ पार्टी को ही राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है, बाद बाकी और कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकता है। तो एगो पार्टी है तो केकरा वोट देगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो ऑप्शन नहीं है मतलब निर्वाचित नहीं है सही ढंग से। चीन और मैक्सिको में भी ऐसा है, चीन में भी एक ही पार्टी उठता है, मैक्सिको में भी यही एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है, चीन को भी वास्तविक लोकतंत्र नहीं बोल सकते हम लोग इसके अनुसार। और लोकतंत्र की वही पहली विशेषता कि जितने भी सारे अंतिम निर्णय हैं, जो लास्ट निर्णय होगा वो कौन लेंगे, हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिया जाएगा। यही लोकतंत्र की पहली विशेषता है भाई। इसके बाद अगर बात करें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, लोकतंत्र की दूसरी जो विशेषता है, लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र रूप से होना चाहिए भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष। यानी कि स्वतंत्र मतलब किसी का दबाव नहीं हो, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, बहुत अलग अलग प्रतिनिधि आने चाहिए भाई क्षेत्र में, तभी तो हम लोग को लगेगा कौन अच्छे प्रतिनिधि कौन खराब प्रतिनिधि, बोल बोल कर सुन कर कि कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला के बारे में अगर बात करें
तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला कहाँ नहीं है? चाइना में। देखिए पहला पहला भी व्यवस्था चाइना में नहीं है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, निर्वाचित होता है सब, लेकिन दूसरा पार्टी के उठ ही नहीं देता है। एक एगो पार्टी उठेगा, कम्युनिस्ट पार्टी, और यही पार्टी एगो पार्टी है तो कौन जीतेगा? भारत के अंदर मान लीजिए कांग्रेस खत्म, आरजेडी, जेएमएम, सारा का सारा पार्टी खत्म, एगो केवल बीजेपी बचेगा, चाहे सब खत्म एगो कांग्रेस बचेगा, एक एगो पार्टी रहेगा कांग्रेस, उसी के सब प्रतिनिधि उठेंगे। तो हम लोग लोकतंत्र थोड़ी कर सकते हैं, दूसरा के उठ ही नहीं देगा इन लोग, तब क्या कर सकते हैं आप? ऐसी परिस्थिति में हमारा जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला है वो तो खराब हो गया, नहीं हुआ भाई। स्वतंत्र कहाँ हुआ, निष्पक्ष कहाँ हुआ? वो तो एक पक्षीय चला गया, एक ही व्यक्ति ही है। आपके क्लास में 2 मॉनिटर की जरूरत है और उसमें 2 लोग खड़ा होंगे तब ना चुनाव होगा कि ज्यादा वोट किसको मिल रहा है, किसको ज्यादा लोग पसंद कर रहा है। एक एक उठवे किया और दूसरा का उठो नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरा को उठना नहीं चाहता, उठ ही नहीं दे रहा, उठेगा तो मार के फेंक देगा उसको। तो ऐसी कंडीशंस में है। तो चीन की जो संसद है, कावांगुओ रेममिन दवाइयां दाहुई, इसका नाम याद रखना है भाई, चीन के संसद के। कावांगुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई, ये राष्ट्रीय जनसंसद के नाम से जाना जाता है भाई। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है, यहाँ तक ठीक है भाई। तो चीन में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा। चीन की संसद राष्ट्रीय जनसंसद के नाम से, इसका चाइना में नाम है कावागुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई, और ये प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करता है। संसद द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, हम लोग के पास भी वैसा ही होती है, संसद के द्वारा ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। यहाँ पर संसद की सदस्य 3000 है, 3000 संसद है चाइना में, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो 3000 संसद सदस्य हैं, कुछ सेना के द्वारा नियुक्त किया जाता है संसदों को। चुनावी उम्मीदवार को कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी आवश्यक है भाई। कोई भी चुनाव में उम्मीदवार उठना चाहता है कि नहीं हम उठना चाहते हैं, तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी चाहिए भाई। कम्युनिस्ट पार्टी कहेगा कि हाँ तो चुनाव उठो, तब उठना पड़ेगा। अगर कह दिया कि तुमको चुनाव में नहीं उठना है तो नहीं उठना पड़ेगा, उठना ही नहीं देगा। अब जानता है सर, मान लीजिए आप अगर जीत रहे हैं तो आपको कह देगा ना तुमको नहीं उठना है, तू आदमी ठीक नहीं है। अगर आप हार रहे हैं तो कहेगा चलो उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वही है। तो 2002 और 2003 के चुनाव में हुआ, 2002 से 2003 में चुनाव हुआ चाइना में, और चुनाव की अनुमति कुछ ही छोटी पार्टियों को दिया गया। छोटा छोटा जो पार्टी था ना, नॉर्मल राज्य, छोटा पार्टी के अंदर 1-2 संसद लेकर आएगा, तो उन्हीं को अनुमति दे देगी कि हाँ भाई तब कम से कम दुनिया के लोग तो ये ना कहे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। लेकिन वास्तविक में तो यही सही है। सरकार सदा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। हमेशा सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के बनेगी। तो अगर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के बन रही है सरकार, तो ये थोड़ी है भाई, ये सही थोड़ी है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला तो नहीं हुआ भाई। तो चाइना है वो, आपको पता चला कि चाइना के अंदर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला नहीं हो रहा है। कारण आप समझ गए। इसके बाद बात करते हैं मैक्सिको देश के अंदर, कि मैक्सिको देश के अंदर भाई 1930 में आजाद हुआ मैक्सिको। मैक्सिको 1930 ईस्वी में आजाद हो गया, शासन ये आजाद हो गया उनका। इसके बाद बात करेंगे मैक्सिको की। तो मैक्सिको आपको 1930 ईस्वी में आजाद हुआ। 6 वर्ष में यहाँ पर चुनाव होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में चुनाव होगा और राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी। तो यहाँ पर 1930 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक आपको एक ही पार्टी का बार बार राष्ट्रपति बन रहा था, जिसका नाम था पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को ही जीत मिला। और इसकी चुनावी हथकंडी क्या थे, क्या चुनाव में ये अपनाता था, किस प्रकार से चुनाव करवाता था? सभी सरकारी लोग के पार्टी में बैठक में आना जरूरी है। जितने भी सारे सरकार के लोग थे, कर्मचारी जो आपके काम करते हैं ना, बैंक मैनेजर, एसएससी वाले, ब्लॉक में जितने भी सारे कर्मचारी होते हैं, वो सब के सब सरकारी हैं। सरकारी नौकरी मतलब सरकारी कर्मचारी। तो सब सरकारी नौकरी वाला के कहता था कि भाई हमारा पार्टी का बैठक है, बैठक में आना है। और मीडिया द्वारा पार्टी का प्रचार होता था कि मीडिया पार्टी का प्रचार करेगी, पार्टी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगी। जैसे आज हमारी भारतीय मीडिया है, मीडिया, हमारे भारत की मीडिया बहुत झूठ बोलता है सब, और झूठ बोले में बहुत आगे निकल गया है। इतना आगे निकल गया है कि झूठ बोले में इन लोग का नंबरिंग होता है, झूठ बोलने में, समझ जाइए इतना आगे हम लोग निकल चुके हैं। तो विपक्षी दल यहाँ पर मीडिया के द्वारा प्रचार होता था मैक्सिको के अंदर सब। 2000 ईस्वी तक विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, लेकिन कभी जीता नहीं, 2001 तक नहीं जीता भाई। तो दूसरा विशेषता हम लोग को क्या पता चला, कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला हो, ताकि जो जनता है,
क्योंकि लोकतंत्र तो वही कहता है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो जनता जब चुनाव करें तो निष्पक्ष और स्वतंत्र रहेगा, तब ना हमारे प्रतिनिधि अच्छे अच्छे आएंगे, हमारे अनुसार आएंगे, तभी तो पता चलेगा। तो दूसरी विशेषता है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोग के लिए जीत हार का समान अवसर पड़े। सत्ता में जो बैठे हुए हैं जीत हार का डर भी होना चाहिए, अगर हम काम नहीं अच्छा से करेंगे तो हार जाएंगे, और काम बढ़िया से करेंगे तो जीत जाएंगे, ये डर हमेशा बना होना चाहिए, तभी जाके तो लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसके बाद तीसरा विशेषता है लोकतंत्र की, एक वोट एक मोल। एक वोट एक मोल कहने का मतलब है कि एक वोट यानी कि सबके लिए एक ही वोट, और उसका वजन भी एक ही होना चाहिए। उसके अंदर जैसे हम वोट दिए, कोई और दिया तो वो कह रहा है कि नहीं तुम्हारा वोट से मेरा ज्यादा महत्व का है, मेरा ज्यादा पावर का वोट है। नहीं भाई, एक वोट एक मोल। एक वोट का जितना हमारे पास मोल है उतना ही प्रधानमंत्रियों के पास मोल है, उतना राष्ट्रपति के पास है, उतना मुख्यमंत्री के पास है। सबका वोट का एक मोल होना चाहिए, हर नागरिक के वोट का एक महत्व होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ लोकतंत्र है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार काम करता है इस पर। वोट देने वाला सिस्टम में जो काम करता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब आपके एरिया में 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लड़का लड़की, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर कोई भी हो, सबको वोट देने का अधिकार, यही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भाई, लेकिन आपको पता है इस अधिकार से वंचित रखा गया था। 2000 अधिकार से कौन कौन वंचित थे? 2015 तक सऊदी अरब में कोई महिला लोग वोट नहीं देती थी, तो 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को 2015 में अधिकार दिया गया कि हाँ आप लोग भी वोट दीजिए। इससे पहले कोई वोट नहीं देता था। एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक समाज को मुश्किल से अधिकार मिलता है। जो रूस के बगल में देश है एस्टोनिया, लीबिया, लिथुआनिया, इस प्रकार से देश है। तो एस्टोनिया देश के अंदर जो रूसी अल्पसंख्यक समाज है, मुश्किल से उनको वोट देने का अधिकार अभी भी मिलता है। फिजी चुनाव प्रणाली के अंदर 3 गो देश है। सऊदी अरब में 2015 में अधिकार मिला, और एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक को मुश्किल से मिलता है। फिजी चुनाव प्रणाली में मूल निवासी को वोट देने का अधिक महत्व है। फिजी में जो फिजी देश के मूल निवासी हैं वहां पर उन लोग वोट देगा तो उन लोग का ज्यादा महत्व है उस वोट का। लेकिन भारतीय मूल के नागरिक का वोट का महत्व कम है, क्योंकि तुम लोग भारतीय मूल के नागरिक हो, इसीलिए तुम्हारे वोट का महत्व कम रखा गया है। तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है एक वोट एक मोल, हर व्यक्ति के वोट का बराबर पावर होना चाहिए, मोल होना चाहिए। तो तीसरी विशेषता लोकतंत्र के हमारे, लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। यही तीसरी विशेषता है। तो पहली विशेषता लोकतंत्र की क्या थी भाई, कि जितने भी सारे फैसले होंगे निर्वाचित हाथों में होने चाहिए। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मुकाबला होना चाहिए, और तीसरी विशेषता है एक वोट का एक मोल होना चाहिए। इसके बाद चौथी विशेषता में बात करेंगे। चौथी विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज होना चाहिए, जो हमारा संविधान बना हुआ है, संविधान के हर नियमों का पालन होना चाहिए, सारे लोग मानने चाहिए, और अधिकारों का आदर होना चाहिए। जो हमारे अधिकार दिए हैं, जैसे मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मौलिक अधिकार जो हम लोग को दिए गए हैं उनका आदर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ नहीं हो रहा है, हम लोग तो उदाहरण देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। सबसे पहला जिम्बाब्वे के अंदर अगर बात करें कि इसका आजादी मिला था 1980 में गोरो अल्पसंख्यक से। गोरा जो था, गोरा लोग पूरा दुनिया को गुलाम बनाया था, अंग्रेज वंश, गोरा मतलब अंग्रेज। तो अंग्रेज लोग पूरा दुनिया को गुलाम बनाया था, जिम्बाब्वे को भी बनाया था। तो मार पीट के 1980 में इन लोग आजादी लिया। हम लोग तो 1947 में ले लिए थे, पहले ही ले लिए। 1980 में इन लोग आजादी लिया। जानू पीएफ था पार्टी, नेता नहीं था। जानू पीएफ पार्टी था, इसका नेता था रॉबर्ट मुगाबे, और यह राष्ट्रपति बन गया 1980 में। और राष्ट्रपति कई बार संविधान बदल दिया। इस बार संविधान बदलते रहता है। तो बार किसी नियम को बदलिएगा तो हम्बल होने में दिक्कत है। थोड़ा बहुत जनसंख्या थोड़ी है, 2-4 को जनसंख्या थोड़ी है, पूरी की पूरी भारत को समझिए। आपको समझाना होगा तो नियम हुआ से बनेगा तो पूरा का पूरा आदमी के जाने में 6 महीना लग जाएगा कि कौन सा नियम बना है, कैसा नियम है। तब 6 महीने में जानेगा कि नहीं जानेगा सब। इतना लंबी जनसंख्या को अगर कंट्रोल करना है, और बार अगर आप संविधान बदल रहे हैं और अपना ताकत बढ़ाने लगा, सब अपना ताकत बढ़ा रहा है कि हाँ भाई रॉबर्ट मुगाबे ही बॉस रहेंगे, धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही। तो ये तो तानाशाह का लक्षण है कि तानाशाह ही अपनी ताकत बढ़ाते रहता है सब।
लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। और जवाबदेही कम कर दिया सब, कोई जवाब हुआ अब नहीं। गोरा से आजाद किया कौन? जानू पीएफ पार्टी। तो जिम्बाब्वे देश आजाद हुआ 1980 में गोरा लोगों से, और आजाद करने में भूमिका निभाया जानू पीएफ नाम करके पार्टी, जिसका नेता था रॉबर्ट मुगाबे। और ये रॉबर्ट मुगाबे बार बार संविधान बदलने लगा, बार बार संविधान बदल दिया, जिसके वजह से लोगों में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा। और संविधान बदल के अपना ताकत बढ़ा लिया, बोला कि हम ही है पावरफुल, हम ही सब, सारा का पावर राष्ट्रपति के पास ही रहेगा, मतलब रॉबर्ट मुगाबे के पास ही रहेगा, और मेरा कोई जवाबदेही नहीं है। सब ताकत अपने पास रख लिया और जवाबदेही कम करने लगा धीरे धीरे। लोग क्या करेंगे भाई? लोग के अंदर दिक्कत होगा, प्रदर्शन उर्दर्शन करने लगे, सब प्रदर्शन करने लगे लोग कि भाई गलत हो रहा है ये। लोकतंत्र की तो विशेषता है कि कानून, हमारे अधिकारों का आदर होना चाहिए, और आदर और कानून का भी राज होना चाहिए। लेकिन तुम बार बार कानून बदलते जा रहे हो, अपने इच्छा के अनुसार कानून बदल रहे हो। हम लोग प्रतिनिधित्व के अनुसार ना बदल सकते हैं, क्योंकि कोई भी फैसला लेने का अधिकार तो जनप्रतिनिधि को है लोकतंत्र के अनुसार। और आपने जनप्रतिनिधि को चुन के तो भेजे हैं, लेकिन ये फैसला सही नहीं ले रहा है। तो जवाबदेही, प्रदर्शन एवं आंदोलन करने लगे लोग, इसको कर दिया गैर कानूनी है। जितना भी प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं सबके दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बहुत प्रदर्शन और आंदोलन तुम लोग कर दिया, सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया। कौन घोषित कर रहा है गैर कानूनी? रॉबर्ट मुगाबे। और टेलीविजन और रेडियो पर नियंत्रण कर दिया, कहा कोई टेलीविजन पर गलत चीज नहीं दिखाएगा, मतलब कोई वहां पर आंदोलन कर रहा है तो उस चीज को नहीं दिखाना है, ताकि हमारी जो सरकार की आलोचना हो रही है, ज्यादा लोग जब एकत्रित होने लगेंगे, सरकार कितना कंट्रोल कर सकती है? आप राज किस पर करिएगा? जनता पे। और जनता को ही मारना थोड़ी है, जनता को डरा कर धमका कर राज करना है भाई, मारता नहीं है सब कोई। तो ये बोल दिया कि रेडियो या टेलीविजन पर हमारा नियंत्रण रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो हम चाहेंगे वही खबर छपेगा। और अखबार और न्यायपालिका पर भी दबाव डालने लगा, अखबार पर कि हम, हमारे मन के अनुसार ही खबर छापना है, हमारे विरोध में कोई खबर नहीं छापना है, छापना है तो हमको से पूछ के। और न्यायपालिका पर भी दबाव डालने लगा सब, क्योंकि सरकार जो लोकतंत्र है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 वर्ग करती है। राष्ट्रपति के आलोचना का अधिकार सीमित कर दिया कि राष्ट्रपति का कोई भी आदमी आलोचना नहीं कर सकता है, ऐसा करने पर उसको उड़ा दिया जाएगा भाई। और 2017 में राष्ट्रपति पद से मुक्त कर दिया गया इसको। 2017 में जनता बहुत ज्यादा गुस्सिया गया, और इतना ज्यादा गुस्सा गया कि इसको 2017 में हटा दिया। कहा भागो, तो आदमी ठीक नहीं है, और आदमी जो ठीक नहीं है उसको यहाँ जरूरत नहीं है जिम्बाब्वे में, हटा दिया 2017 में इसको। रॉबर्ट मुगाबे को हटा दिया और कानून का राज फिर से आ गया। इसके बाद शासक के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है। बार बार शासक जो होते हैं, जो बैठे होते हैं बॉस बनकर लोकतंत्र में, जो प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे तो प्रतिनिधि तो नौकर है सब, हम लोग वोट दिए हैं तो जीत कर गया हुआ है वहां पर संसद भवन में, जहां पर भी जा रहा है, और हम लोग पास लान के एकदम लगे कि हाँ हम हैं कुछ। अरे भाई, जनता का प्रतिनिधि हो, सेवक हो, जनता का सेवा करो, सेवा करने के सिवा सब करेगा, सब सेवा नहीं करता है सब। इसलिए बार बार इनको जन आदेश देना पड़ेगा, बार बार जनता लोग को बताना पड़ेगा कि हाँ तुम सेवा करने के लिए ही गए हो, तो तुम सेवा करो, सेवा नहीं करोगे निकलो जल्दी यहाँ से। तो ये ऐसा करना पड़ेगा भाई। तो सरकार के द्वारा नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का आदर करना पड़ेगा। जितने भी सारे सरकार हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, भारत के हो, जिम्बाब्वे के हो, सीरिया के हो, चाइना के हो, जहां के भी सरकार हो, पाकिस्तान की सरकारें हो, जहां के भी सरकारें हो, हर सरकार को जो जनता का जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का आदर करना पड़ेगा भाई। और ये आवश्यक है, जरूरी है। जैसे सोचने की कि किस प्रकार से हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं, राय बनाने की, सबको मतलब सभा संगठन करने की भाई आदर करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से विचार अभिव्यक्त करने की, जैसे हम आपको अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हाँ इस प्रकार से हम आपको राजनीतिक विज्ञान कक्षा 9 का पढ़ा रहे हैं, तो अपने आधार से कि हमको जिस प्रकार से विचार लग रहा है उस प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये अभिव्यक्ति हर को होनी चाहिए, सामाजिक तौर से होनी चाहिए, सारे लोगों के पास बैठकर हम लोग होने चाहिए। और संगठन बनाने और विरोध करने की, संगठन बनाने की, हाँ हम लोग संगठन बनाकर एक मजबूत तौर से कोई बात को रख सके, और विरोध करने की, अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो उसको विरोध करने के पास भी होना चाहिए। हमारे गांव में रोड इतना ज्यादा खराब है, और हमारे विधायक जी हैं माननीय राधा कृष्ण किशोर चुन्नू राम, पागला है बिल्कुल, काम नहीं कर रहा है। अब तो हम वित्त मंत्री भी बन गए हैं हमारे विधायक जी, और अभी तक पुल हमारा गांव में नहीं बनाया है। बहुत दिन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। अब तो वित्त मंत्री बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर शायद अब बना दें,
तो आपको विरोध करने की वही हमारे पास पावर्स होनी चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्रता होनी चाहिए कि राजनीतिक रूप से हम कोई भी गतिविधि करें ताकि ज्यादा जनता लोग को समझ में आए कि राजनीतिक क्या है। राजनीतिक हर के लिए है भाई, सबके लिए राजनीतिक है। राजनीतिक शासन व्यवस्था के लिए नहीं है, सबके लिए राजनीतिक है, सार्वभौम है और सभी लोग की समानता की रक्षा करनी चाहिए। सब लोग एक जैसे हैं, समान है, इसकी रक्षा करनी चाहिए सरकार को। और ये समानता की रक्षा कौन करेगा? स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा। न्यायपालिका जैसे हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। और सरकार की जिम्मेदारी क्या है भाई? अल्पमतों की दी गारंटी। जो अल्पमत है, जो कम वोट देने वाले हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको जो गारंटी का आदर दी है, अल्पमतों की गारंटी का आदर करना है कि हाँ आप लोग का ये काम बोले हैं तो वो काम करके देंगे। फैसले लंबे विचार विमर्श से होने चाहिए। अचानक कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए कि ताकि कुछ देश में गड़बड़ हो जाए, कोई एरिया में कुछ एरिया 2000 आदमी के विकास हो, 4000 आदमी का विनाश हो जाए, ऐसा कोई फैसला नहीं कर देना है। तो फैसला विचार विमर्श से। पदाधिकारी का पद व अधिकार संविधान के द्वारा। जितने भी सारे पदाधिकारी के पद हैं और अधिकार हैं वो संविधान के अनुसार ही देना पड़ेगा। संविधान जिस प्रकार से, हम लोग का संविधान तो बहुत अच्छा है, माननीय भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं। और तो चौथी विशेषता तो वही हो गई, एक लोकतांत्रिक शासन संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों पर खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करेगी। भाई नागरिक अधिकार जो संविधान के अंदर जो अधिकार दिया है वह संविधान को सर्वोपरि मानना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग सत्य लोकतंत्र में आ सकते हैं। तो 4 प्रकार से हमारे पास 4 विशेषता है लोकतंत्र की। तो यहां तक आप समझ गए लोकतंत्र की चारों विशेषताओं के बारे में। इसके बाद अगला हम लोग का टॉपिक है लोकतंत्र ही क्यों। क्यों ही लोकतंत्र ही क्यों शासन के लिए? शासन के लिए भारत के अंदर लोकतंत्र के अलावे और कुछ भी हो सकता था क्या? हो सकता था, लेकिन लोकतंत्र ही अच्छा है। अभी तो सबसे शुरू में ही पढ़े कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र सबसे शासन की सबसे अच्छी पद्धति है। पुराने जमाने में जब प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो वहां पर कुछ कुछ राजाओं थे, जैसे हमारे अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कनिष्क, अच्छे बहुत सारे अच्छे राजाओं थे जो कि बहुत अच्छा काम किया सब। लेकिन बाद में बहुत ऐसा राजा आया जो खराब भी काम किया सब। दूसरा जो विदेशी आक्रमण चालू हुआ था भारत के अंदर, तो वहां दिक्कत था। तो लोकतंत्र धीरे धीरे, तो हम लोग जाने कि लोकतंत्र क्या है, तो अंग्रेज लोग हम लोग को सिखाया कि लोकतंत्र भी होता है। और अलग अलग जगह से समानता, जैसे समानता शब्द है, तो समानता के लिए पूरा का पूरा इतिहास में जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे ना, 9th का इतिहास चैप्टर, तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन कौन शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। अभी तो आप समझिए कि हमारे पास लोकतंत्र ही क्यों। सबसे पहला है कि हम लोकतंत्र ही शासन व्यवस्था क्यों रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र का बुराई क्या है, क्या क्या लोकतंत्र में गलती होती है, इसके बात करेंगे। अच्छाई थी तो वही करें कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या क्या तर्क हो सकते हैं। तो सबसे पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। अलग अलग नेता बदलते रहते हैं, नेता काम नहीं करते हैं, तो लोग को लगता है कि नेता लोग विकास, दूसरा नेता आएगा तो विकास करेगा, लेकिन वो भी आने के बाद विकास नहीं करता है। इसके वजह से अस्थिरता पैदा होती रहती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयां और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। कराई कि लोकतंत्र केवल क्या है भाई? सत्ता का खेल है, राजनीतिक लड़ाई है, यहाँ पर कोई नैतिकता नहीं है, यहाँ पर कोई विकास नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आप मर जाइए, बस वोट देने के लिए आपको पूछेगा, वोट देने के बाद आप कौन है क्या है कुछ नहीं जानेगा और अपना विकास करते रहेगा, नैतिकता भाड़ में गया। ये सिस्टम है दूसरा में। तीसरा बात है कि इस व्यवस्था में बहुत से लोग बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जैसे हर फैसले में देरी है। भाई लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों से बहस करनी पड़ेगी। अब जनप्रतिनिधियां मान लीजिए 543 को हमारे पास संसद है निर्वाचित, तो 543 संसद बहस करेंगे और बहस करने के बाद पारित करना पड़ेगा, तो इसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है। और कोई फैसला तत्कालिक चाहिए और लंबा टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो यही बात है भाई, चुने हुए नेताओं ने लोगों के हित का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। जो नेता हम लोग चुन रहे हैं उनको हम लोग का हित के बारे में पता ही नहीं है। हम नेता चुने हैं माननीय विधायक जी को, और विधायक जी को पता नहीं है कि हमारे गांव में रोड खराब है। और हम थोड़ी चुने, हमारे गांव का सब लोग वोट दिया सब विधायक जी को, और नहीं दिया होगा तब वो विधायक जी तो हमारे ही हैं, हम तो दिए हैं विधायक जी को वोट, लेकिन फिर भी हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा है। क्या कारण है भाई विकास नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारे गांव में भी रोड बनाना चाहिए। रोड बनाना चाहिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमारा जो गांव है, जो नदी है, वो आपको पंचायत का, जिला, थाना का, जिला का, सबका बॉर्डर है।
हमारा पंचायत अलग है, हमारा विधानसभा क्षेत्र अलग है, यहाँ तक कि लोकसभा क्षेत्र अलग है। दो लोकसभा को जोड़ने वाला रास्ता है ये नहीं है, पुले नहीं है, तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? तो वही इनका पता नहीं है, हमारे हित का पता ही नहीं है, नेता बन बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाइयां महत्वपूर्ण है, खर्चीली है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार लोकतंत्र में चुनाव जीत गए तो वही राजा है, वही राजा है। अभी लोकतंत्र के मतलब जनप्रतिनिधि नहीं, राजा समझिए। हम लोग तो जानते हैं कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का समूह काम करता है, लेकिन आज की जो लोकतंत्र व्यवस्था है, जैसे नेताओं को हम देखते हैं, उस प्रकार से लगता है कि राजा साहब आए हुए हैं, तो ये तो राजा ही है। महत्वपूर्ण है लड़ाई, क्योंकि जीतना है, तभी तो राजा बनेंगे, और खर्चीला भी है, पैसा भी बहुत लेता है। हम 1000 2000 सबके बांट बांट के एकदम आराम से जीतते रहते हैं भाई, तो खर्चीला भी है, इसलिए यही तो भ्रष्टाचार, इसी से तो भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। सामान्य लोग अच्छा या बुरा क्या है नहीं जानते हैं। सामान्य जनता जो है, काम करने वाली जनता, लेबर वर्ग जनता, ज्यादातर किसान वर्ग जनता है, ये सबको पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगल बगल जिस प्रकार से हवा चल रही है कि हाँ अरे फूल छाप में वोट देना है, अबरी हाथ छाप में वोट देना है, अपने हाथी छाप में देना है, अबरी ये छाप में देना है, तीर धनुष में देना है, तो ये में देना है, उस प्रकार से लहर के दौर पर पूरी की पूरी जनता वोट देती चली जाती है। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ तथ्य है कि ऐसा ऐसा बात हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या बात हो सकती है भाई? क्या क्या लोकतंत्र के पक्ष में कि लोकतंत्र अच्छाई इसमें क्या क्या हो सकता है? तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। करें कि लोकतांत्रिक दूसरा से अच्छा है, क्योंकि राजा अगर कोई फैसला लेगा तो राजा पर आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। सैनिक तानाशाह अगर कोई फैसला ले लेगा तो आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कोई फैसला ले लेगा तो आप दबाव नहीं डाल सकते उसके प्रति कि इस प्रकार का क्या फैसला लिया। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप दबाव डाल सकते हैं कि आप ऐसा फैसला क्यों लिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे बीजेपियों के द्वारा फैसला लिया गया था, माननीय हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जल्दी में ही किसान बिल, और उस पर बहुत ज्यादा आंदोलन भी हुआ था। फिर किसान बिल को कुछ भाग वापस लिए, तो इस कंडीशंस में वापस लेना पड़ा। जवाबदेही वाला स्वरूप है, जवाब देना पड़ेगा आपकी, ऐसा आप क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ऐसी गलती, तो ये जवाब देना भाई। लोकतंत्र बेहतर निर्णय के लिए संभवतः संभावना बढ़ाता है, अच्छे निर्णय के लिए संभावना बढ़ाता है, क्योंकि अगर आपसे कोई जवाब लेने वाला है तो आप जो निर्णय लीजिएगा वो थोड़ा चाहिएगा कि अच्छा निर्णय ले, ताकि हमको जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा निर्णय, हम आपसे सवाल पूछेंगे, बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तो कुछ नहीं, तो हम फिर पूछेंगे ना आपसे, फिर से दोबारा पूछेंगे कि नहीं कि बताओ क्या नाम है, कुछ नहीं नाम थोड़ी होता है। वो तो एंजॉय ले रहा है, एंजॉयमेंट ले रहा है, हमको से मजा ले रहा है भाई। तो लोकतंत्र है बेहतर निर्णय, क्योंकि जवाब देने वाला है, जवाब देने वाला है तो बेहतर तो बनेगा ही बनेगा। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है। मतभेद हो गया, कोई टकराव हो गया, तो ये लोकतंत्र है भाई कि तुम लोग दो पार्टी लड़ने लगा तो कहेगा तुम, ये सब मतभेद जो हो रहा है उसको सुलह कर सकता है, यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है भाई, नागरिक का सम्मान बढ़ाता है कब? वोट देने टाइम। केवल हमको लोकतंत्र में एक ही बात एकदम बढ़िया लगता है, वोट देने वक्त। नेता लोग का ओरिजिनल पावर तो वोट देने वक्त ही पता चलता है। सब जेकरा नहीं गोड़ लगना, पैर छूना, हाथ जोड़ना, ओकरो भी सब करत रहेगा, और इसके बाद गाड़ी से उतरने के बाद वहीं से एक बार ऐसे खत्म, लेकिन विकास नहीं करेगा, सब पगला है सब। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता भी यानी कि बात कह रहा है कि लोकतंत्र दूसरों से बेहतर है, लोकतंत्र व्यवस्था औरों से बेहतर है, बढ़िया है। क्योंकि अगर हम गलती कर दिए, हम गलत लोग को चुन दिए, गलत विधायक चुन दिए, तो अगला बार बदल देंगे, 5 साल बाद तो टाइम है, क्योंकि नियमित अंतराल पर चुनाव होना चाहिए। तो यही बात है भाई, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क यही है सब, इसी को हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में तर्क ला सकते हैं। इसके बाद बात है कि लोकतंत्र अगर नहीं है तब, यही बात है कि चीन के अंदर आपको 1958 से 61 में अकाल पड़ा था। चीन के अंदर 1958 से 61 में अकाल पड़ा था। दुनिया का सबसे भयानक अकाल चाइना में पड़ा था 1958 से 1961 के बीच में, दुनिया का भयानक अकाल। लगभग 3 करोड़ लोग भूखे मर गए, 3 करोड़ लोग भूखे मर गए। अर्थशास्त्री का कहना है, जो अर्थशास्त्र हैं, जो पैसा वैसा का ज्ञानी, जो पैसा से संबंधित विषयों को पढ़ाते हैं, जो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स जो पढ़ा रहे हैं, वही अर्थशास्त्री का कथन है कि चीन जैसा भारत में भूखमरी व अकाल नहीं आने का 2-3 कारण है। सबसे पहला सरकारी नीतियां, क्योंकि उस टाइम में हम लोग
1952 में हम लोग का प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो 1952 के बाद हम लोग का सरकारी नीतियों में कुछ नया नया चेंजिंग हुआ था। तो सरकारी नीतियों का है जैसे में खाद्य सुरक्षा नीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्योंकि ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ये जवाब देने के लिए जवाबदेही नहीं है, यानी कि कुछ गड़बड़ हुआ तो जवाब देने के लिए जवाबदेही नहीं है, गैर लोकतांत्रिक है। तो इसके वजह से, लेकिन भारत के अंदर होगा तो सब जवाब मांगने लगेगा, काहे से हो गया मोदी जी चावल दीजिए, नहीं दिए, इसे दिए, 1 रुपए किलो पहले दे रहे थे, सब जवाब मांगने लगेगा। इसीलिए यहाँ पर थी। अभी ना उस समय 1958 में तो मोदी जी नहीं थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भारत के अंदर इस प्रकार के अकाल नहीं पड़ा। और चीन के अंदर भाई बहुदलीय चुनावी व्यवस्था है, विपक्षी दल, सरकार की आलोचना, स्वतंत्र मीडिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुदलीय चुनावी व्यवस्था मतलब एक के दल मिलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी केवल, विपक्षी दल तो यहाँ पर है ही नहीं, सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र मीडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है चीन के अंदर। इसके वजह से यहाँ पर भयानक अकाल पड़ा हुआ था। कब? 1958 से 61 के बीच में। इसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र का बृहत्तम अर्थ। लोकतंत्र का बृहत्तम अर्थ क्या होता है? बृहत्तम की मतलब विस्तारित रूप से अगर लोकतंत्र शासन व्यवस्था को आगे लेकर जाना है तो कितने लंबे समय तक हम लोग लोकतंत्र शासन व्यवस्था को झेलेंगे। शुरुआत में तो कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, जब मानव था, जब बंदर के रूप में हम लोग थे, उस समय तो कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे समाज का निर्माण हुआ, समाज के बारे में धीरे धीरे शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ, और ये धीरे धीरे राजा सब बनने लगे। सब राजा के बाद आया आपको तानाशाह, एक से एक शासन प्रकार, सबसे आखिरी में आया लोकतंत्र, जो कि शासन की सबसे अच्छी पद्धति है। धीरे धीरे सीखते सीखते अनेकों चीजों से तो लोकतंत्र आया। तो इसका बृहत्तम अर्थ कहां तक ये जा सकता है? हर घर में लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप लोकतंत्र का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर है, तो आपके घर के अंदर मान लीजिए आपको आज मुर्गा खाने का इच्छा है कि नहीं, हम चिकन खाएंगे आज। तो चिकन खाने के लिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो पांचों सदस्य से परामर्श लेना, पांचों सदस्य से पूछना कि तुम्हारा क्या राय है, तुम खाना चाहते हो कि खाना नहीं चाहते हो। अगर पांचों कह दिया खाना चाहते हैं, यही तो लोकतंत्र है, सबकी राय। लोकतंत्र का मतलब ही है हर की राय। तो आदर्श अगर लोकतंत्र बनाना चाहें भारत को, कि भारत में एक आदर्श लोकतंत्र रहे, तो भारत के अंदर आदर्श लोकतंत्र बनाने के लिए मतलब समझ रहे हैं ना, लोकतंत्र का बृहत्तम अर्थ समझिए, हर क्षेत्र में लोकतंत्र। अब जैसे हम लोग के बच्चों, आप लोग का टेस्ट लेना है, तो आप लोग से पूछेंगे टेस्ट होना चाहिए कि नहीं, सब लोग से पूछेंगे, यही तो बृहत्तम अर्थ है। आपके घर में लोग कुछ काम करने के लिए सबका डिसीजन अनिवार्य है, कोई स्कूल में कब फंक्शन करना है तो सबका डिसीजन अनिवार्य है। मतलब हर क्षेत्र में डिसीजन अनिवार्य है, सबका सहमति अनिवार्य है, सबका साथ सबका विकास जरूरी है। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये बृहत्तम लोकतंत्र है, हर घर में लोकतंत्र पहुंच जाएगा। और एक आदर्श लोकतंत्र का कहना क्या है कि आदर्श लोकतंत्र हम लोग कब मानेंगे? जब कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। जब कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, फैसलों में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका, हर फैसला होगा तो उसमें हर नागरिक की समान भूमिका होगी। बुनियादी शिक्षा व बुनियादी संसाधन, बुनियादी रूप से हर को शिक्षा मिलेगी और संसाधन उपलब्ध होगा, खाने पीने जीने का पक्की निष्ठा होनी चाहिए कि हाँ, हम लोग अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने राज्य के प्रति सही भाव रहेंगे, अच्छा भाव रहेंगे, ताकि इसका विकास हो सके सही ढंग का। और लोकतांत्रिक फैसले लेने के तरीके क्या होने चाहिए भाई? तो इसका आधार समानता एवं विचार विमर्श होना चाहिए। सबको समान रूप से इसमें अधिकार होना चाहिए कि हाँ, आप भी कुछ बोलो इस पर, अगर कुछ विचार भी देना है तो विचार विमर्श होनी चाहिए। बड़ी समुदाय के लिए अगर ज्यादा जनसंख्या है तो सबसे पूछत चलेंगे कि हाँ, आपका क्या राय है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम ही तो दिक्कत वाला बात है। इसके लिए हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रयोग करेंगे अगर बड़ी समुदाय है तो फैसला लेने के लिए, और प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव करेंगे। हर गांव, मान लीजिए 10 गो गांव मिलकर कोई फैसला करना है, 10 गांव को, तो हर गांव से 2-2 गो कैंडिडेट उठाएंगे, और 2-2 गो कैंडिडेट गांव में ही होगा चुनाव कि आप लोग कौन से, तो जिस कैंडिडेट को ज्यादा मत मिलेगा, ज्यादा लोग चुनेगा, उस कैंडिडेट को वहां पर भेजा जाएगा। तो पांचों गांव से 2-2 गो कैंडिडेट आएंगे, एक जगह बैठेंगे, और वही दोनों कैंडिडेट पूरी की पूरी गांव की जनसंख्या, जो पूरी गांव की जनसंख्या उसको प्रतिनिधि के रूप में चुन के भेजे हैं, तो वो प्रतिनिधि गांव का प्रतिनिधित्व हो गया। उसी प्रकार से हम लोग का संसद क्या है? प्रतिनिधि ही तो है। विधायक क्या है? प्रतिनिधि तो है। मुखिया क्या है? प्रतिनिधि ही तो है। तो ये मुखिया फैसला लेगा सब,
और ये बड़ा समुदाय में मुखिया थोड़ी, संसद और विधायक। छोटी समुदाय में ग्राम सभा होगा। छोटा सा मान लीजिए आपका गांव में कोई फैसला करवाना है तो वहां पर ग्राम सभा करवाएंगे, और ग्राम सभा में सभी की राय जरूरी है। सब वहां 10-20 को 50 को 100 को 200 भाई है तो वो सब का राय ले लेंगे, और सब का राय ले लेंगे तो वही है भाई लोकतंत्र, यही तो है। लेकिन बड़ी समुदाय के अंदर कौन सी व्यवस्था काम करेगी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो बस यही चैप्टर है हम लोग का मुख्य रूप से। आज हम लोग पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों। माने लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, मिलते रहेंगे फिर से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहेंगे। जय हिंद।